आज तारीख है 14 सितंबर 2025 और आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांत रहने वाला नेपाल अचानक हिंसा की आग में झुलस गया? इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, जो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, युवाओं के टूटे हुए सपनों में छिपी हुई थीं। नेपाल का यूथ, जिसे हम जनरेशन जी कहते हैं, लंबे समय से घुट रहा था। एक तरफ देश में अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर थी, जहां एवरेज नेपाली सिटीजन साल में सिर्फ 1400 अमेरिकी डॉलर कमा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लीडर्स और उनके बच्चों की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जिनमें वे डिजाइनर हैंडबैग और महंगी फॉरेन ट्रिप्स का दिखावा कर रहे थे। यह देखकर युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह सिर्फ अमीरी गरीबी का फासला नहीं था, यह सिस्टम के खिलाफ एक बढ़ता हुआ गुस्सा था। सोशल मीडिया ही वह प्लेटफॉर्म था जहां यह गुस्सा फूट रहा था। यहीं पर युवाओं ने अनऑर्गेनाइज्ड होना शुरू किया, यहीं पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई, लेकिन गवर्नमेंट ने इस आवाज को सुनने की बजाय उसे दबाने का फैसला किया। 4 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसने इस सुलगती चिंगारी को भड़काने का काम किया। गवर्नमेंट ने नए रूल्स का हवाला देते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। यह बैन आग में घी डालने जैसा था। 8 सितंबर को थाउजेंड्स की संख्या में प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट हाउस को घेरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए टीयर गैस शेल्स और रबर बुलेट्स चलाईं। इस दिन हुई झड़पों में कम से कम 19 लोगों की डेथ हो गई और यहीं से वायलेंस का एक ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसे रोक पाना मुश्किल हो गया। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट हाउस में आग लगा दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया। यह सिर्फ बिल्डिंग्स पर अटैक नहीं था, यह उस पूरे सिस्टम पर अटैक था जिसे वे करप्ट और फेल मान रहे थे। लीडर्स के घरों पर अटैक्स हुए, पुलिस स्टेशंस पर कब्जा कर लिया गया और काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कुछ टाइम के लिए क्लोज करना पड़ा। स्कूल्स को आग लगा दी गई, मीडिया ऑफिसेस को भी जलाया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कई प्लेसेस पर जेलों से प्रिजनर्स भाग निकले, कुछ प्रोटेस्टर्स को ऑटोमेटिक राइफल्स लहराते हुए देखा गया। इस पूरे क्राइसिस में 51 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई, जब पुलिस फोर्स प्रोटेस्टर्स को रोकने में फेल साबित हुआ, तब गवर्नमेंट को आर्मी को बुलाने का डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। आर्मी ने तुरंत काठमांडू वैली की सिक्योरिटी की कमान संभाल ली और फिर पूरे कंट्री में सिक्योरिटी की कमान आर्मी के हाथों में चली गई। सड़कों पर आर्मी के टैंक्स डिप्लॉय कर दिए गए, सोल्जर्स हर कोने में डिप्लॉय किए गए, लोगों की मूवमेंट पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए ताकि सिचुएशन स्टेबल हो सके। आर्मी की डिप्लॉयमेंट ने वायलेंस को कुछ हद तक रोका, लेकिन यह इस बात का सिंबल भी था कि पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो चुकी थी। सड़कें शांत होने लगी थीं, लेकिन लोगों के मन में उठा तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। इस भारी प्रेशर और चौतरफा क्रिटिसिज्म के बीच पीएम केपी शर्मा ओली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन पर युवाओं के खिलाफ वायलेंट एक्शन लेने और देश को क्राइसिस में धकेलने के आरोप लग रहे थे। फाइनली 9 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उनका रेजिग्नेशन प्रोटेस्टर्स की एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह देश को एक बड़े पॉलिटिकल वैक्यूम में भी छोड़ गया। सवाल यह था, अब देश को कौन संभालेगा? नेपाल एक चौराहे पर खड़ा था, जहां एक गलत कदम दशकों पीछे धकेल सकता था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में सभी की निगाहें प्रेसिडेंट हाउस पर टिकी थीं। जब नेपाल पॉलिटिकल डार्कनेस में डूबा हुआ था, तब होप की एक रे दिखाई दी। 12 सितंबर 2025 को प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। 73 इयर्स ओल्ड सुशीला कार्की ने कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं थी, बल्कि यह उस गुस्से को शांत करने की एक ऑनेस्ट एफर्ट थी जो सड़कों पर दिख रहा था। सुशीला कार्की की आइडेंटिटी हमेशा से एक फियरलेस और एंटी करप्शन वॉइस के रूप में रही है। चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने कई बड़े और बोल्ड डिसीजंस लिए थे, जिसने उन्हें पब्लिक के बीच एक रेस्पेक्टेड फिगर बना दिया था। सुशीला कार्की की अपॉइंटमेंट का प्रोटेस्टिंग यूथ ने वेलकम किया। उनके लिए कार्की एक ऐसा फेस थी जो उस करप्ट सिस्टम का पार्ट नहीं थी। उनकी क्लीन इमेज और करप्शन के खिलाफ उनका स्ट्रिक्ट स्टैंड ही वह रीजन था जिसने उन्हें जनरेशन जी के लिए एक्सेप्टेबल बनाया। युवाओं को लगा कि फाइनली कोई ऐसा आया है जो उनकी पीड़ा को समझेगा। उनकी अपॉइंटमेंट के बाद 13 सितंबर तक सड़कों पर हो रहे प्रोटेस्ट्स धीरे धीरे शांत होने लगे। आर्मी अभी भी डिप्लॉयड थी, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो टेंशन था वह कम होने लगा था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सुशीला कार्की ने कंट्री को एड्रेस किया और पीस की अपील की।
उन्होंने युवाओं को एश्योर किया कि उनकी गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। उनके आने से न केवल वायलेंस रुका, बल्कि एक नई होप भी जगी। सुशीला कार्की की लीडरशिप में नेपाल एक नए चैप्टर की बिगिनिंग कर रहा है।